हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं, और सभी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। हालांकि मेरा जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है, इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास उतना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, समय समय पर हम क्लास ले पा रहे हैं। लेकिन जितना भी हम क्लास ले रहे हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे भारत की प्रमुख नदियाँ जो हैं। भारत की जो नदियाँ हैं विभिन्न क्षेत्रों में बहती हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे गंगा नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है। तो हम ये सारी नदियों के बारे में थोड़ा सा रिव्यू आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले भारत की नदियाँ जो हैं उनके बारे में विद मैप से हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो क्या है, इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अववाहन तंत्र क्या है, ठीक है। इस तरीके से एक एक चीज़ को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो साथी आज पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपडेट मिलता है वो आपसे समय से पहुंचता रहे। और इसी तरीके से यहाँ पे हम पूरा जो वीडियो है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जितनी भी नदियाँ हैं लगभग हम नदियों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम यहाँ पे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। इसमें जो है आपकी भारत की प्रमुख नदियाँ। तो देखिए, जो भारत की प्रमुख नदियां हैं आप सभी जानते होंगे, जो लोग थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं सारी चीज़ें आप लोग लगभग जानते होंगे। तो देखिए, दो तरीके की भारत की नदियाँ जो हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। दूसरा प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है। यानी जो समतल क्षेत्र से कुछ नदियाँ निकलती हैं और कुछ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। यानी जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ से जो बर्फ़ का पानी जो है वो धीरे धीरे नदियों के रूप में, पानी के रूप में ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ये हिमालय की ओर से निकलने वाली नदियाँ हैं। और कुछ प्रायद्वीप यानी जो पठार पर्वत से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो आपकी नदियाँ हैं, ठीक है। अब हिमालय से जो निकलने वाली नदी, जैसे कि मान लीजिए आपका सिंधु नदी हो गया, यहाँ पे सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा सिस्टम है, गंगा नदी, ये जो है आपकी क्या है, हिमालय से निकलने वाली। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली नदी क्या होती है, नदी का जो तंत्र है वो नदी है क्या, है ना। तो चलिए यहाँ पे भारत की जो नदियाँ हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। भारत की नदियाँ, ठीक है। तो नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है, जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद से बन आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, इसको आप समझ सकते हैं, रख सकते हैं। नदी दो प्रकार की होती है, यानी सदा नीरा और या फिर आपकी बरसाती। सदा नीरा नदियाँ जो हैं, स्रोत झील झरना, इनका जो स्रोत होता है झील झरना हिमनद होता है। और वर्ष भर इनमें जो है पानी वर्ष भर रहता है, ये सूखती नहीं, क्योंकि इनका जो स्रोत जो है आपका कहाँ से, झील है आपकी, ठीक है, झरना है, हिमनद वगैरह है, यहाँ से इनका जो पानी आता रहता है, ठीक है। जबकि जो बरसाती नदियाँ हैं इनमें बरसात का पानी, ये जो बरसात का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, उस पर निर्भर रहती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि ये जो है सदा नीरा नदियाँ हैं, क्योंकि इनमें जो है जो कि पहाड़ी इलाकों से ये निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिव्यू देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी नदी हमारी कहाँ से निकलती है। तो जल विभाजक रेखा यहाँ पे ये आप मान लीजिए, इसमें से जो है कई सारी यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जो है राक्षस ताल जो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये चाइना वाले इलाके में आता है। यहाँ पे जगह भी बताएंगे कहाँ से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से जो है कई सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे सिंधु नदी जी ये आपकी देखते हैं, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान और भारत में दो देशों में बहती है, ठीक है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपकी झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, सतलज। इस तरीके से ये आपकी जो सिंधु नदी है उसका ये पूरा अपवान तंत्र है। इसी तरीके से यहीं से लगभग जो है आपका इस वाले एरिए से ग्लेशियर जो आपका होता है, यहाँ से आपका यमुना, गंगा, ये सारी नदियाँ निकलती हैं। कोसी नदी, शांगपो नदी जो है ये आपकी कौन सी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं यहाँ से भी निकलती है राक्षस ताल से शांगपो नदी, और ये जो है आपका किस वाले इलाके से होकर के, अरुणाचल प्रदेश से होकर के ये आपका इस वाले इलाके से होकर के, और ये
बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो इस तरीके से ये सारी नदियों को हम यहाँ पे लूनी नदी हो गया, ठीक है ना, सरस्वती नदी हो गया, चंबल हो गया, सिंधु, बेतवा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, केन हो गया, सोन नदी हो गई। तो ये कुछ जो है यमुना गंगा की नदी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, महानदी हो गया, पैन गंगा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, दामोदर। तो इस तरीके से ये सारी नदी लगभग लगभग हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और यहाँ पे अगर हम पूरा नदी तंत्र देखें किसका, अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से निकलती है। इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है आपका इंडिया का, इधर वाला अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ से ये जो है आपकी आती है, ठीक है। और ये पूरा जो है निकल के कहाँ से, ये देखो यहाँ से ये आ करके और इस तरीके से पूरा ये इसका नदी तंत्र इस तरीके से ये पूरी बहती हुई आपकी चलती है। इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। अब जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इस वाले इलाके से ये निकलती है, तिब्बत चीन का इलाका है यहाँ पे, ठीक है ना। और वही पूरी बहती हुई ये आपकी कहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के, बांग्लादेश से होकर के और बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी बहुत लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो कितनी है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम जो है आपको तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में अरुणाचल नदी कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब ये कहाँ होती है, तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब पहुँचती है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में जब पहुँचती है तो इसको क्या कहा जाता है, डिही नदी कहा जाता है। और असम में जैसे ही ये पहुँचती है, असम वाले इलाके में जब ये इंटर करती है तो वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जब पहुँचती है, बांग्लादेश की सीमा में, तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देश में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो ये कई सारे इसके नाम हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब बांग्लादेश की सीमा में जाती है तो इसको जमुना के नाम से, और दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल नदी जो है पद्मा, जो मूल नदी शाखा है किसकी, गंगा नदी की, तो पद्मा में जा कर के ये क्या हो जाती है, मिल जाती है, जो गंगा की जो गंगा की जो मूल शाखा है पद्मा, और उसमें मिल कर के ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है, ठीक है। सुवर्णश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र नदियाँ की उपनदियाँ हैं। यानी जो ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो उपनदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की जो क्या है उपनदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, शहर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका डिब्रूगढ़ जो है, वहाँ ये आपका डिब्रूगढ़ जो है इसमें, और ये असम में है। कहाँ पे ये डिब्रूगढ़ जो कहाँ है, किस स्टेट में, असम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक आपका डिब्रूगढ़ हो गया, तेजपुर एवं गुवाहाटी, ठीक है ना। तो ये जो है इसके किनारे किनारे बसे हुए हैं। ये चीज़ें आपको कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब गुवाहाटी जो है कहाँ की, जो आपकी असम की दिसपुर राजधानी, और उसी के बगल में आपका, दिसपुर के बगल में ही आपका गुवाहाटी पड़ता है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की जो औसतन गहराई है वो कितनी है, 38 मीटर है। कितनी है, 38 मीटर, ठीक है। और जो है 124 फीट क्या है इसकी गहराई है। मीटर में अगर पूछी जाती है तो 38 है, और अगर फीट में पूछी जाती है तो आपकी 124। तथा अधिकतम गहराई जो है इसकी कितनी है, मैक्सिमम गहराई यानी कम से कम 38 मीटर है, और अधिकतम जो है 120 मीटर तक की इसकी गहराई है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब क्या है, ये प्राय भारत की नदियों में स्त्रीलिंग में होते हैं, परंतु ये ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। देखिए इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र एक स्त्रीलिंग जो है, ये स्त्री के नाम पर इसको स्त्रीलिंग रखा गया। लेकिन ये क्या है, ब्रह्मपुत्र एक अपवाद क्यों है, क्योंकि संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मा का पुत्र, पुत्र का मतलब होता है पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्कस वाली चीज़ है। चलिए अब हम अपवाहन तंत्र की बात करते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि किस तरीके से कहाँ से, ठीक है ना। तो ये वाला इलाका है, और यहाँ से ये निकल के आपकी इस तरीके से बहते हुए ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर के
ठीक है ना। इस तरीके से ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के, बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के यहाँ पे इस तरीके से ये इसका जो है यहाँ पे ये जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो कि चित्र में भी आप देखते चलेंगे। जो मैप होता है, मैप से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। ये चीज़ें अभी आपने बेसिकली यहाँ पे मैप में देखी। अब हम यहाँ पे चीज़ों को थियोरेटिकल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हैं। इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, कहाँ, कैलाश पर्वत के निकट जिमा योंगजोंग झील, जिमा योंगजोंग झील है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट झील है जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ, कैलाश पर्वत के निकट जिमा योंगजोंग झील। ठीक है ना, आरंभ में तिब्बत के पठारी इलाके, ठीक है ना, आरंभ में क्या है, ये तिब्बत के पठारी इलाके में यरलांग सांगपो नाम से लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर, कितनी, 4000 औसत मीटर की ऊंचाई पर, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, और 1700 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। जिसके बाद नामचा बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की, तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एक एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको जो पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए किस वाले इलाके से ये जो है इसका उद्गम स्थान है, तो इम्पोर्टेंट है ये कैलाश पर्वत के कहाँ से उद्गम स्थान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो आपका कैलाश पर्वत के निकट जो आपका जिमा योंगजोंग झील जो है वहाँ से ये निकलती है, और इसकी जो औसतन लगभग जो मीटर ऊंचाई है वो कितनी है, 4000 से 1700 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, पूर्व की ओर बहती है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इसका क्या है, नामचा बर्वा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहाँ घुसती है, और इसे यहाँ सियांग कहते हैं। कहाँ पे, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसको क्या कहा जाता है, सियांग कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई को तेज़ी से छोड़ा गया मैदान में दाखिल होते ही, ठीक है, दाखिल होते ही जहाँ इसे देहांग नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये मैदानी भाग में आती है, और मैदानी भाग में जैसे ही आती है तो इसको क्या, देहांग नाम से जाना जाता है। और असम में नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, और कहीं कहीं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी, 10 किलोमीटर, असम वाले क्षेत्र में काफ़ी इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। डिब्रूगढ़ जो है आपका तथा लखीमपुर ज़िले के बीच नदी जो है आपकी वही जो है दो भागों में हो जाती है। तो ये चीज़ें हम कुछ आगे पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। गुवाहाटी असम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है, गुवाहाटी असम भारत के जो इलाके हैं उनमें जो है बहती है। देश जो भारत, तिब्बत और बांग्लादेश, 3 देशों और चाइना का भी जो है आपका यहाँ पे एरिया कुछ आ जाता है। ठीक है, उपनदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं। अब हम बाएं तरफ जो नदी हैं वो दिंग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी जो है, और कोलांग नदी। तो ये जो है आपकी बाएं तरफ को जो बहने वाली। अब दाईं तरफ जो है, ठीक है ना, दाईं तरफ कौन सी है, कामेंग नदी, सामान नदी, बेक नदियाँ हैं। अब इसके किनारे जो नगर हैं वो कौन कौन से, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर, जो कि अभी डिस्कस भी किए थे। ठीक है, भागीरथी ग्लेशियर से ये निकलती है। लोकेशन जो हिमालय का तिब्बत है। ऊंचाई इसकी 5210 किलोमीटर, अगर फीट की बात करें तो 7090 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मोहाना जो है इसका बंगाल की खाड़ी, स्थान जो है गंगा डेल्टा बांग्लादेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब भारत, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बहुत लंबाई है, और कई सारे 2-3 देशों से होकर के ये क्या करती है, बहते हुए आती है। तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर तिब्बत में पुरंग जिले में स्थित है। कहाँ, उत्तर में, यानी जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है, और मानसरोवर झील के निकट, जहाँ इसे यरलुंग तांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का जो राज्य है उसमें क्या करती है, ये प्रवेश करती है आसाम घाटी में इसको बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर ही ली थी। तो यहाँ पे देखिए यारलुंग सांगपो जो तिब्बत
लोहित हो गया, दिबांग हो गया, दिहांग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इसकी सहायक नदी हैं, मानस नदी हो गया, संकोश हो गया, रैडाक हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तीस्ता नदी हो गई इसकी। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको गंगा भी देखने को मिलती है। गारो हो गई, खासी हो गई, जैनतिज, जैनतिया हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो उद्गम स्थान है वो आप देखने को मिलेगा। और जाकर के ये आपकी, जब ये गंगा की नदी है जो मेन जो पद्मा नदी है, उसकी क्या नाम, मेन गंगा की जो पद्मा नदी है उसकी शाखा में जाकर के मिलके तब इसको जमुना कहा जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में जहाँ करके गिर जाती है बांग्लादेश के बाद, ठीक है। तो ये था इसका पूरा मैप। यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही होंगी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वही सारा यहाँ पे पूरा मैप है इंडिया का, और किस भाग से ये निकलती है तो इसको यहाँ पे जूमिंग करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये तो चीज़ें हमने देख ही ली थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ये भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो है ब्रह्मपुत्र के जो अन्य नाम हैं वो देख लीजिए। बांग्ला भाषा में जमुना के नाम से जानी जाती है, कि जो प्रमुख नदी भी इसको कहा जाता है। किसको? जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो ये एक गंगा नदी का भी कुछ यहाँ फैक्ट दे दिया है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो कुछ फैक्ट हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, ठीक है ना। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो आपकी ये वाली नदी है और इस तरीके से ये जो आती है, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को यहाँ पे क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देख ही ली हैं। और अगर हम बात करें, ये आपको बता ही दिया था, इसके किनारे जो शहर हैं आपके डिब्रूगढ़ हो गया, लखीमपुर ज़िले के बीच नदी दो जो है शाखाओं में विभक्त हो जाती है। और असम में ही इस नदी को दोनों शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप बनाती हैं। जब दोनों जो नदी हैं ये जब मिलती हैं तो वहाँ पे दोनों जो है क्या बनाती है? एक माजुली द्वीप बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और असम में नदी को प्रायः ब्रह्मपुत्र के नाम से ही पुकारते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो ही चुकी होंगी। चलिए अगर हम मुहाने की बात करते हैं तो इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसकी धारा कई भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा गंगा की एक शाखा के साथ मिलकर मेघना बनाती है और सभी धाराएं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये चीज़ें कई कई बार हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारा रिवीजन होगा, और जब रिवीजन होगा तो चीज़ें कंठस्थ होंगी, याद होंगी, समझ में। काली और सिंध नदी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें। एक बांगली गांव में विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? विंध्याचल जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? ये जो आपकी काली सिंध नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के देवास जिले से जो है आपकी निकलती है, ठीक है। कौन सी? विंध्यन पर जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू है यहाँ पे, पार्वती नदी। इससे क्या हमें एक आइडिया मिल जाता है, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। मध्य प्रदेश वाले इलाके से निकलती है और राजस्थान वाले इलाके में जाकर के यहाँ पे होती है आपकी, जाकर के गिर जाती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिंधु नदी की। अब सिंधु नदी की जो लंबाई है वो आपकी 3180 किलोमीटर है। कई बार ये आपकी नदियों की लंबाई पूछ ली जाती है, ठीक है। कहाँ से ये निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि राक्षस ताल जो बताया था मैंने आपको, वहाँ से निकलती है। और इसकी जो मेन नदी है वो आपकी झेलम नदी है, जो कि आपके भारत और पाकिस्तान वाले इलाके में जाकर के ये बहती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है। अब चिनाब और रावी जो है आपकी, क्योंकि ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी की कितनी लंबाई है, तो सिंधु नदी 3180, शांगपू जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये 2900 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर है और यमुना नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1310 किलोमीटर है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ नदियों की लंबाई भी दी गई है, ठीक है। नर्मदा नदी जो आपकी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये वाली नदियाँ, सोन नदी है, महानदी है, मेघना हो गया, लूनी हो गया, पद्मा, जमुना, तो इस तरीके से ये सारी नदियाँ हैं। और यहाँ पे गोदावरी नदी जो है आपकी 146 नहीं
1465 किलोमीटर है। कितनी है? गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो ये 1400 किलोमीटर की है। कावेरी नदी जो है आपकी, इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये है 805 किलोमीटर की। ठीक है, तो कुछ ये नदी हैं, उनकी कुछ लंबाई मैप में हमने देखी। अब चंबल बेतवा कैन जो नदी हैं ये आपकी किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब नदियों का जो प्रवाह तंत्र है वो किस तरीके से, कौन सी नदी बहती है? उत्तर में ये नदी बहती हैं, कौन कौन सी? चंबल बेतवा और केन। ठीक है, सोन केन नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। जोहिला, ठीक है। अब पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया और ताप्ती नदी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कई बार पूछी जाती परीक्षा में, तो माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कि पश्चिम की ओर ये बहती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। दक्षिण जो है, दक्षिण की ओर ये हो गया बैनगंगा, पेंच, बरदा आदि। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कुछ यहाँ पे। और बंगाल वाला इलाका तो बे ऑफ बंगाल यानी जो आपकी ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरेबियन सी यानी अरब सागर है। इधर की ओर जो ये आपकी जो अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी की बात की तो वो भी आपकी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती हैं। ठीक है, तो इनका भी एक छोटा सा इसी में डिस्कशन है, तो हम बताएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की कहाँ से निकलती है। ये जो गंगा नदी है उसी की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो ये देखिए इस वाले एरिए से निकल करके और ये जा करके आपकी यहाँ कहाँ गिरती है? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए यमुना नदी जो है आपकी, यहाँ पे देखेंगे यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है ये यमुनोत्री शिखर है। कहाँ पे है? यमुनोत्री। ठीक है, यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं, दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन, आगरा, और ये इटावा से होकर के निकलती है और जा कर के आपकी कहाँ पे जा कर के, ये जो है आपकी गंगा नदी में आपके इलाहाबाद में जा कर के, कहाँ पे? इलाहाबाद में जा कर के ये जा कर के मिल जाती है। यानी इस इधर से होते हुए ये यहाँ पे, और ये गंगा नदी जो है इलाहाबाद वाले इलाके में जा कर के मिल के इसी के साथ जो है गंगा में मिल जाती है और जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा मिल जाती है। प्रयाग यानी जो इलाहाबाद है वहाँ पे जा कर के ये मिल जाती है और गंगा के साथ साथ यहाँ पे गंगा सागर तक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलाहाबाद में जो है संगम है, यहाँ पे 3 नदी जो हैं आपकी मिलती हैं। किसमें? 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसको संगम भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम गंगा नदी का उद्गम स्थान देखते हैं जो कि आपको हमने बताया। ये भी काफ़ी लंबी, इसकी लंबाई जो हमने आपको बताई थी 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। यहाँ पे लिखते हैं 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रहती हैं। कुछ इसके डिस्कस पॉइंट जो हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे, ऐसा माना जाता है। उद्गम स्थल जो है उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री शिखर पर गौमुख से होता है। ठीक है, गंगा के किनारे जो प्रमुख बसे जो शहर हैं, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया यानी इलाहाबाद, काशी, पाटलिपुत्र, ठीक है ना, आदि जो शहर हैं, गौमुख से गंगा सागर तक जो है 1450 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई, और टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सिंधु नदी का थोड़ा सा और हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सिंधु नदी जो है भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है और उद्गम स्थान जो है तिब्बत के स्थित कैलाश मानसरोवर के पास, वहाँ से होता है इसका उद्गम स्थान, जो कि आप यहाँ पे देखा भी होगा भी, जैसे भी हमने पढ़ाया था। ठीक है ना, बहाव जो है आपका तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, और शेष जो है 380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है ना, सिंधु नदी जो है आपकी इधर वाले इलाके से, जो कि आपकी मानसरोवर झील से निकल करके और इस तरीके से ये पाकिस्तान वाले इलाके में, जैसे ये वाला इलाका है, इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान रखना है, तिब्बत में 250 किलोमीटर, कई बार ये पूछा जाता है। कश्मीर में ये 550 किलोमीटर, और शेष जो है आपकी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की में जो लंबाई है वो आपकी 380 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई की बात की जाए तो 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ था, यानी जो वैदिक पुरानी सभ्यता थी जैसे कि आपकी, है ना, तो ये कहाँ है? इसी जो है नदियों के किनारे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है ना, इसी नदियों के किनारे इनका
अस्तित्व रहा है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता ही दी है। अब हम गंडकी की बात करते हैं। गंडकी जो है इसका उद्गम स्थान जो है कहाँ पे है, नेपाल में, और मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये गंडकी नदी जो है आपकी, कहाँ से निकलती है, मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है, और बहाव जो है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी नदी है, और इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब हम बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो यहाँ पे आप मैप में भी देखते जा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कुछ चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। ठीक है, उद्गम स्थान जो है इसका हिमालय, बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंधु सागर यानी अरब सागर में जाकर के मिलती है। वर्तमान में है ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में जो है क्या है, अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। इसका जो उद्गम स्थान है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है, और बहाव जो है इसका ओकारेश्वर, ओकारेश्वर, मधानता, शुल्क तीर्थ, बैंड घाट, जबलपुर और कपिल धारा आदि जो है इसका बहाव है। तो ये चीज़ें, और इसकी लंबाई जो है कितनी है, 1300 किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मपुत्र नदी आपने देख ही ली, डिब्रूगढ़, सागर आदि जो है इसके जो प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे किनारे। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको लोहिनी कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें इसको हमने यहाँ पे बताई थी। कृष्णा नदी की बात करें, सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है, और बहाव जो है इसका सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर, और इसकी जो लंबाई है आपकी 2800 किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट चीज़। अगली बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो देखिए गोदावरी नदी जो है आपकी किस वाले इलाके में जो है आपकी बहती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी यानी त्र्यंकवेश्वर, नासिक से निकलकर ये गंगा सागर में जाकर के मिलती है। बहाव जो है इसका भी पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटापाली आदि। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होती है, बहती है, और इसकी लंबाई जो है यह दक्षिण भारत में गंगा यानी इसको जो है दक्षिण भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी लंबाई। महानदी इसी तरीके से हम बात करते हैं। रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है, और बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर। लंबाई जो है इसकी 860 किलोमीटर है। ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हम महानदी की जो देखते हैं इस तरीके से कहाँ जाती है, और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से, ये इस तरीके से जो है 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कावेरी नदी उद्गम स्थल कुर्ग जिला। ठीक है, और ये सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लंबाई जो है इस नदी की 800 किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी नदी तंत्र था उसका 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। फिर यहाँ पे आपकी भागीरथी नदी जो आपकी आ जाती है। देवप्रयाग जो है आपका यमुना 1310 किलोमीटर की। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल हो गया, सिंधु हो गया, ठीक है, बेतवा हो गई, कैन हो गई, और ये आपकी यहाँ पे गंगा नदी ये निकल करके ये इस तरीके से ये गंगा नदी भी आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिले के विद्वन पर्वतमाला से निकलती है, और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, बेतवा नदी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था मैप में भी। ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर के प्रवेश हो जाती है। इसी तरीके से ये कैन नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है जो कि कैन है, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर एवं बांदा के निकट यमुना में ये भी जाकर के क्या मिल जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अरावली श्रेणी की
खामनौर पहाड़ियों से निकलकर एक चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी है, ये इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। उज्जैन की शिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है, वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है और तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो सोन नदी हो गई जो कि आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके पटना से पहले गंगा जो है नदी में ये भी मिल जाती है। और यमुना की कुछ सहायक नदियाँ जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी। चंबल इसमें मध्य प्रदेश के मऊ, इंदौर और के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलकर एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये चंबल नदी हो गई। सहायक नदियाँ इसकी बनास, पार्वती, काली सिंध एवं शिप्रा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नदी थी। इसी तरीके से जो आपकी रामगंगा नदी है, नैनीताल यानी जो आपका गौरसैन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है। कौन सी? रामगंगा। ठीक है, आगे हम गोमती नदी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और एवं गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसके जो किनारे बसे शहर हैं, कौन सा? लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। घाघरा सरयू नदी जो है, जो आपकी अयोध्या में जाकर के बहती हुई जाती है। नेपाल के कौन से? मपसा तुंग हिमानी से निकलती है और बिहार के छपरा के निकट गंगा में जाकर के ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ताप्ती होनी चाहिए, राप्ती एवं शारदा, ताप्ती एवं शारदा। ठीक है, बसे शहर जो हैं अयोध्या, फैजाबाद, बलिया। गंडक नदी नेपाल जो कि शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती है और भारत में पटना के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसी तरीके से कोसी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को। 7 धाराएं, मुख्य धारा जो है अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई धान चोटी से निकलती है और भागलपुर जनपद जो कि बिहार में और गंगा नदी से मिल जाती है। बार बार अपना रास्ता बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण यह बंगाल में इसको शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी जो है गंगा में मिलती है और इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। ये चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है और बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। मेघना मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी जो कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा डेल्टा निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो यही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और जिसका विस्तार हुगली एवं मेघना नदियों के बीच है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है ना। डेल्टा नदी जब सागर या झील, क्या होता है डेल्टा, तो वो चीज़ भी देख लो। डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है, जो नदी है जब किसी सागर या झील में गिरती है तो वे की कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निवेश होने लगता है और जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल के रूप में निर्माण होता है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चिनाब नदी वगैरह हमने, रावी नदी की, चलो चिनाब नदी भी देख लेते हैं। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी एवं सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से निकलती है और यह नदी जो है लाहौल में, यानी जो लाहौल जो आपका पाकिस्तान में बारालाचा दर्रे की दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। ठीक है, कौन सी? रावी नदी का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। पंजाब के 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड है और यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी में जो है मिल जाती है और पूर्ण रूप से भारत में लगभग जो है 460 से 470 किलोमीटर बहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। सतलज नदी की बात करते हैं। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से, यानी निकट की झील राकास्ताल, इसको राक्षस ताल भी कहा जाता है, राकास्ताल से निकलती है और भारत के सिपिकिली दर्रे के पास
में प्रवेश करती है और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कई बार ये पूछा जाता है भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सतलज नदी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सहायक नदियाँ जो हैं इसकी दाईं ओर से मिलने वाली श्योक, काबुल, कुर्म और गोमल। बाईं ओर से अगर बात करें तो मिलने वाली जो नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम की संयुक्त धारा जब मिलती है तो मिठनकोट के पास तथा जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट में, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये मिलती हैं। और 1960 में हुए जो सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था उसके अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20%, जो झेलम और चिनाब का 20% निकट अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी तरीके से झेलम नदी है जो कि ये पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी से शेषनाग झील के पास बैरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई बूलर झील में क्या हो जाता है, ये मिलती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी किशन गंगा है और जिससे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी झेलम नदी की। और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। चिनाब नदी की बात करते हैं आगे नेक्स्ट।